नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करना चाहते हैं कक्षा 11 में एक व्याकरण का जो टॉपिक है सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध क्या है, इसके लिए हमको समझना होगा कि हमारी जो आरोह पाठ्यपुस्तक है उसमें दो पार्ट हैं, एक काव्य खंड है और दूसरा गद्य खंड है। तो काव्य खंड जो है उस काव्य खंड से हमारे लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें काव्य खंड से हमारे लिए दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हो जाएंगे सौंदर्य बोध का प्रश्न, सौंदर्य बोध। ठीक है, काव्य पाठ से हमको एक तो सौंदर्य बोध पे प्रश्न पूछा जा सकता है और दूसरा हो जाएगा अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और तीसरा हमसे पूछा जा सकता है विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार से हमको तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौंदर्य बोध की। तो सौंदर्य बोध जो है उसमें हमको इसमें भी हमको तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सौंदर्य बोध में क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है इसके अंदर सौंदर्य बोध में हमको क्या हो सकता है? पहला मूल प्रतिपाद्य, किसी भी चैप्टर का मूल प्रतिपाद्य हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा हमसे पूछा जा सकता है भाव सौंदर्य और तीसरा पूछा जा सकता है हमसे काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो इस प्रकार से सौंदर्य बोध में हमसे तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं सौंदर्य बोध की। तो सौंदर्य बोध में हमारे लिए ये तीन प्रश्न हैं और समझिए ये तीन प्रश्न क्या हैं। इन मूल प्रतिपाद्य में हमको समझना है किसी भी कविता का हमको मूल भाव समझना है। मूल भाव भी इसको कह सकते हैं या मूल सार कह सकते हैं या संदेश या उद्देश्य या उसको कथ्य भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी कविता का मूल प्रतिपाद्य, मूल भाव, मूल सार, संदेश, उद्देश्य या कथ्य एक ही बात है। ठीक है ना, किसी भी कविता को जब हम पढ़ेंगे तो उसका मूल भाव हमको ग्रहण करना है कि कवि क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। ठीक है ना, उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका जो पाठ परिचय होगा उसको हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे, उसके भाव को ग्रहण करेंगे और फिर उसका भाव यहाँ हम लिख सकते हैं। और वो कैसे लिखेंगे? वो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, शब्द सीमा जितनी दी होगी उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ लिखना होगा। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ शब्द सीमा है 40 शब्द, तो हमको 4 लाइन में लिखना है। शब्द सीमा है 100 शब्द, तो लगभग 10-12 लाइन में हम उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए उस चैप्टर की पाठ परिचय को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, उसके अंदर हमको पूरे चैप्टर की व्याख्या लिख देनी है। ठीक है, ये हो जाएगा मूल प्रतिपाद्य। दूसरा जो हो जाएगा वो होगा हमारा भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य, इस भाव सौंदर्य को हम क्या कह सकते हैं? आशय कह सकते हैं, आशय या अभिप्राय। ठीक है ना, इस मूल भाव सौंदर्य को हम आशय भी कह सकते हैं या अभिप्राय भी कह सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है? एक पंक्ति का भी भाव सौंदर्य पूछा जा सकता है या फिर एक पैराग्राफ का भी, एक काव्यांश का, एक काव्यांश यानी एक पैसेज या पैराग्राफ। अब इसको काव्यांश भी हम कह सकते हैं
या पद्यांश भी कह सकते हैं या पद्यावतरण भी कह सकते हैं। ठीक है ना, सेम बात होगी ये। ठीक है ना, तो हो सकता है कि एक पंक्ति का ही भाव सौंदर्य पूछा जाए हमसे, या फिर पूरे पैराग्राफ का पूछा जाए। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं। यहां पर हमको क्या लिखना होगा, हो सकता है कि पूरी कविता का भाव अलग हो और उसमें से एक जो पैराग्राफ है उसका अलग भाव हो। ठीक ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रश्न में हमको केवल उसी पैसेज का हमको भाव लिखना है जिसका पूछा गया है। ठीक है ना, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा वो है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, जिसको काव्य सौंदर्य या कला सौंदर्य या फिर शिल्प सौंदर्य भी कहा जा सकता है। ठीक है, काव्य सौंदर्य, कला सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य कह सकते हैं। और या फिर हम इसको काव्य सौष्ठव और कला सौष्ठव और शिल्प सौष्ठव भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम वर्णन कर सकते हैं इसका। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, काव्य पक्ष, कला पक्ष और शिल्प पक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें हम ये सभी बातें क्या है, सेम है। इस प्रकार से प्रेजेंटेशन हो सकता है या क्वेश्चन हमको इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि भाई इसका काव्य पक्ष बताइए इस कविता का। ठीक है, इस पैसेज का काव्य पक्ष बताइए। ठीक है, या काव्य सौष्ठव बताइए या काव्य सौंदर्य बताइए। ठीक है ना, तो इसको काव्य सौंदर्य या काव्य सौष्ठव या काव्य पक्ष कह सकते हैं। और यहाँ पर भी जैसे भाव सौंदर्य है तो इसको भाव सौष्ठव कह सकते हैं या भाव पक्ष का वर्णन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं इस तीसरे पॉइंट को। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो काव्य सौंदर्य का है। काव्य सौंदर्य का पॉइंट जो है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य, ठीक है, तो भाव सौंदर्य में तो हम क्या करते हैं, उसका भाव लिख देते हैं। व्याख्या हमने समझ ही ली है। काव्य में क्या लिखना होगा, इसमें कुछ व्याकरण से संबंधित कुछ बातें हम लिखते हैं। तो समझते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जनरली सामान्य रूप से कौन कौन सी बातें हो सकती है। जैसे कि हमने लिखा, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा भाषा। तो हमको लिखना होगा, कोई भी पैराग्राफ हमारे सामने है तो उसकी जब हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो उसकी भाषा क्या लिखेंगे। तो भाषा हम लिखेंगे कि सरस, सहज, प्रवाहयुक्त या प्रवाहमय और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। सभी में कॉमन रूप से लिखे जा सकते हैं। अधिकांश रूप से ये पंक्ति का यूज हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद में होता है शब्दावली। तो शब्दावली में हम क्या लिख सकते हैं, शब्दावली में हमको लिखना होगा वोकेबलरी कैसी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जनरली जो वोकेबलरी होती है उसमें तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं और कहीं कहीं देशज शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। देशज का मतलब, देशज में हम क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं देशज शब्द है तो देशज मतलब जो देश में जन्मे हैं, यानी कह सकते हैं इनको हम स्थानीय शब्द भी कह सकते हैं या प्रांतीय शब्द कह सकते हैं या फिर क्षेत्रीय भाषा के शब्द कह सकते हैं। ठीक है, तो जो लोकल लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो कहलाएंगे देशज। तो क्या लिखेंगे, तत्सम तद्भव देशज मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे शैली। शैली का मतलब होता है वे ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुत करने का तरीका। तो प्रस्तुत करने का तरीका, जो कविता पार्ट होगा, काव्य जो भाग है उसमें हम क्या लिख देंगे कि उसकी गेय शैली है, यानी कविता जो भी होगी उसको गाया जा सकता है इसलिए वो गेय शैली है। ठीक है ना, उसमें संगीतात्मकता का भी गुण होगा, संगीतात्मकता। ठीक है, उसमें
लयात्मकता का भी गुण होगा, ठीक है। और वहां पर हम कहीं पर राइमिंग अगर हो रही है, ठीक है, अगर उस पंक्ति के लास्ट में कुछ वर्ण जो है वो मिल रहे हैं, सेम है, तो उसे हम तुकांतता कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन जो शैलियां हैं ये हम लिख सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी शैलियां हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे वहां पर छंद। छंद क्या क्या होता है? छंद होता है किसी भी कविता को जब हम यति और गति के नियमों का ध्यान रखते हैं, किसी भी कविता को रचते समय जब हम वर्णों का, मात्राओं का ध्यान रखते हैं, तो उस प्रकार जो कविता लिखी जाती है तो वो छंदबद्ध कविता होती है, ठीक है ना। छंद जैसे होते हैं दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, इस प्रकार से ये छंद बहुत सारे हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो छंद कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा कबीर का है और उस कबीर के चैप्टर में हम लिख देंगे दोहे, वहां पर दोहे हैं, ठीक है। दोहा या साखी, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है, ठीक है ना। तो साखी भी हम लिख सकते हैं। कबीर की जो रचनाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं, 3 उसके पार्ट हैं, साखी, सबद और रमेनी, ठीक है ना। तो साखी हमने यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हम क्या लिख देंगे? दोहे नहीं है, सॉरी, हम लिखेंगे पद, वहाँ पर हम पद लिख देंगे, ठीक है, ये पद है। और जो दूसरा हमारा जो चैप्टर है मीरा का, उसमें भी हम क्या लिख देंगे? पद है, ठीक है। और उसके बाद जो दुष्यंत कुमार है उसमें हम गजल लिख देंगे। बाकी जो हमारे चैप्टर हैं उसमें कोई छंद हमारे सामने नहीं दिया गया है, तो बाकी हम लिख सकते हैं छंद मुक्त कविता। बाकी जो कविताएं हैं वो सारी छंद मुक्त कविता कहलाएंगी, ठीक है। छंद मुक्त कविता जिसमें छंद नहीं हो, ठीक है, ना ही तुकांतता का ध्यान रखा जाए, तो वो छंद मुक्त कविता हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे रस, ठीक है। तो रस होते हैं 9 और 2, 11 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो उनका वर्णन हम यहाँ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हो जाता है अलंकार। तो अलंकार जो होते हैं, अलंकार वैसे तो बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अलंकार जो होते हैं वो होते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण रिपीट होता है बार बार। तो अनुप्रास अलंकार तो हर पंक्ति में होता है लगभग, ठीक है। जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है ना। शब्दों की आवृत्ति हो रही है, जैसे कि हमने लिखा बार बार, ये शब्दों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। और शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग हो तो वो यमक अलंकार होता है, ठीक है ना। अर्थ उसका अलग अलग है। कैसे है कि 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, 3 बेर, ठीक है। और 3 बेर 2 बार मैंने बोला, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। तो बेर का मतलब क्या हो गया? 3 बार, ठीक है, 3 बार। और बेर का मतलब हो गया फल, ठीक है। तो ये शब्दों की आवृत्ति तो हुई है लेकिन उसका अर्थ अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार होता है। तो ये कुछ प्रमुख अलंकार हैं जो हम यहां लिख सकते हैं किसी कविता के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद ये रस और अलंकार, इसको हम डिटेल से आगे और भी समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका वर्णन हम कर सकते हैं। और कुछ बातें जैसे कि हम लिखें, जैसे कि हम लिखेंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले होती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा मतलब जैसे मैं कह रहा हूं उन शब्दों का वही अर्थ लगाया जाएगा। जैसे घोड़ा घास चर रहा है तो कोई उसमें चेंज नहीं है, तो घोड़ा घास चर रहा है तो घोड़ा तो घास ही चरेगा, सिंपल अर्थ है। तो इसका मतलब अभिधा शब्द शक्ति है। अगर मैं बोल रहा हूं, दूसरे नंबर पे होती है लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि लाठियां चल रही हैं
तो लाठियां तो चल नहीं सकती, लाठियों के पैर नहीं है। लाठियां चलने का मतलब क्या है कि लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, तो वो लक्षणा शब्द शक्ति। और जैसे हमने पढ़ा है कि स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, ये कबीरदास ने कहा है कि स्वान रूप संसार है। तो ये जो संसार है, संसार के जो लोग हैं वो स्वान हैं, कुत्ते के समान हैं। तो कुत्ते के समान उनकी पूंछ नहीं है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि वो संसार की तुलना कुत्ते से क्यों कर रहे हैं, उनके जो रूप है उसके कारण नहीं है, बल्कि उनके गुणों के कारण वो कर रहे हैं। कि संसार का गुण है, संसार का जो लक्षण है वो किस प्रकार का है कि संसार क्या कर, ये जो लोग हैं, सभी लोग वो क्या करते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और पीछे वो क्या करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, व्यर्थ ही भौंकते रहते हैं, जैसे कुत्ता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लक्षण पर आधारित अर्थ है। संसार कुत्ता नहीं है, सीधा अर्थ नहीं निकल रहा। सीधा अर्थ तो क्या है कि संसार कुत्ता है, लेकिन यहां संसार को कुत्ता नहीं बताया गया, उसके लक्षणों पर आधारित अर्थ है, इसलिए यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में होती है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि एक ही वाक्य के, एक ही सेंटेंस के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार निकल सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि शाम हो गई है या सुबह हो गई है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है। कि तो उसमें क्या हो सकता है कि उसके बहुत सारे अर्थ कैसे हो सकते हैं कि शाम हो गई है, उसके सबके लिए अलग अलग अर्थ हो सकते हैं उसके। कि शाम होने का किसी मजदूर के लिए अलग बात हो सकती है, किसी बिजनेसमैन के लिए अलग बात हो सकती है, विद्यार्थी के लिए अलग हो सकता है, पुजारी के लिए अलग हो सकता है, सबका अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ जब निकल जाते हैं तो वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ होती है, जहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहां एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल जाएं, ठीक है ना। जैसे कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है ना। पानी जो है वो एक ही शब्द है, पानी तो एक ही है, लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ निकाल लिए गए हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदी में अनेकार्थक शब्द होते हैं, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। तो पानी शब्द का अर्थ यहां पर क्या लिया गया है, पानी गए न उबरे मोती मानस और चून, यानी पानी का मतलब चमक भी है, पानी का मतलब इज्जत भी है, और पानी का मतलब जल भी है। तो जहां एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है, और श्लेष अलंकार होता है तो व्यंजना शब्द शक्ति भी होती है। उसके बाद में हम देखेंगे शब्द शक्ति हमने लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद में हम लिख सकते हैं जैसे भाषा, शब्दावली, शैली, छंद, रस, अलंकार, शब्द शक्ति। उसके बाद में हम लिख सकते हैं यहां पर, उसके बाद में हमारा हो सकता है व्यंग्य सौंदर्य हो सकता है, ठीक है ना। व्यंग्य सौंदर्य, व्यंग्य सौंदर्य में क्या लिखते हैं कि वहां किसी सिस्टम पर, सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया जाए, शैक्षिक व्यवस्था पर या पॉलिटिकल सिस्टम पर व्यंग्य किया जाए। तो जिस भी सिस्टम पर व्यंग्य किया जाता है उसके बारे में हम लिख देंगे यहाँ पर। कविता में मान लीजिए राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे, तो वो व्यंग्य सौंदर्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ व्यंग्य के बारे में लिखेंगे। 9 नंबर पे हम लिख सकते हैं प्रतीक योजना। प्रतीक योजना में क्या होता है कि सिंबल का प्रयोग किया जाता है, सिंबल, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि किसी बड़ी चीज को दिखाने के लिए हम कोई छोटी सी चीज वो बताते हैं जो प्रस्तुत होती है हमारे सामने, उस चीज को हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है प्रतीक, ठीक है ना। तो हम किसी भी चैप्टर में हम लिख सकते हैं कि प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जैसे कबीर चैप्टर में, कबीर की रचनाओं में मान लीजिए हंस को कहा गया है, हंस, तो हंस किसका प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे या फिर हम कहेंगे सफेद रंग, तो सफेद रंग किसका है, शांति का प्रतीक। हरा रंग किसका है, हरियाली का प्रतीक। इस टाइप से,
ठीक है ना। तो किसी कविता में अगर ये होगा तो हम उसको प्रतीक योजना के बारे में हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लिख देंगे यहाँ पर ठीक है, 9 नंबर प्रतीक भी हो सकता है। 10 नंबर हम लिख सकते हैं बिंब योजना। बिंब क्या होता है? किसी भी दृश्य को, किसी भी बात को, किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को जब हम इस प्रकार से वर्णन करें, उसका किसी भी व्यक्ति का या स्थान का या वस्तु का जब हम इस प्रकार का वर्णन करें कि हमारे सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाए, तो वो बिंबात्मक शैली हो जाएगी। ठीक है, या इसको हम जहां पर छायावादी शैली होती है, छायावादी, ठीक है, छायावादी शैली होती है। छायावादी मतलब कि जहां पर प्रकृति का वर्णन किया जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, बिंबों का वर्णन भी होता है। ठीक है ना, वो दृश्य बिंब हो सकते हैं, ठीक है ना, श्रव्य बिंब हो सकते हैं, वो अलग अलग बिंब हो सकते हैं। तो अगर बिंबों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से किसी कविता को प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ बिंब योजना होती है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य का मतलब होता है कि जो हमने बातें यहाँ लिखी है, जैसे कि किसी कविता में लयात्मकता हो, संगीतात्मकता हो, वो कविता गेय हो, गाने योग्य हो, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि वो नाद सौंदर्य से युक्त है। और ऐसे मधुर शब्दों का प्रयोग किया गया है कि कविता जो है वो गाने योग्य बन पड़ी है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर गुण भी लिख सकते हैं। गुण, गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। 3 प्रकार के गुण होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। प्रसाद गुण कहाँ होता है? जिस कविता का अर्थ हमको सिंपल रूप में, साधारण रूप में समझ में आ जाता है तो वो प्रसाद गुण है। ठीक है ना, जैसे हमने लिखा अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होती है? सिंपल अर्थ जिसको हम ग्रहण करते हैं वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। और प्रसाद गुण कहाँ होता है? जैसा लिखा है उसको सीधा सीधा हम ग्रहण कर लेते हैं तो वो प्रसाद गुण है, सिंपल कविता। ठीक है, और ओज गुण में क्या होता है? जहां वीर रस हो, रौद्र रस हो, ठीक है, वीर और रौद्र रस का वर्णन होता है तो वो ओज गुण हो जाता है उस कविता में। ठीक है, युद्ध का वर्णन होता है, ठीक है, लड़ाई का वर्णन होता है तो वो ओज गुण से भरपूर कविता है। ठीक है, माधुर्य गुण का मतलब है जहां श्रृंगार रस का वर्णन हो। श्रृंगार रस का वर्णन जहां होता है, सुंदरता का वर्णन होता है, ठीक है, मिलने का वर्णन होता है तो वो माधुर्य गुण वहां पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 गुण होते हैं किसी कविता में। तो और उसके बाद में हम लिख सकते हैं, तो ये कुछ प्रमुख बातें जो हैं वो हमने समझी है जो किसी काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं। और क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि काव्य सौंदर्य बताइए, तो काव्य सौंदर्य बताने के लिए हम इनमें से किन्हीं 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स का वर्णन हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे पॉइंट ही हम एक क्वेश्चन के आंसर में लिखें, जितना वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। ठीक है, और हो सकता है कि पूछा जाए कि भाषागत सौंदर्य बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी रखा जा सकता है कि भाषागत सौंदर्य बताइए। हो सकता है कि शैलीगत सौंदर्य बताइए, छंद योजना को समझाइए, रस योजना को समझाइए, अलंकार सौंदर्य समझाइए, या व्यंग्य सौंदर्य, या प्रतीक योजना, या बिंब योजना, या नाद योजना समझाइए। तो अगर जिस पॉइंट के बारे में हमको पूछा जाएगा पर्टिकुलर, उसी के बारे में बात करनी है। ठीक है ना, अगर हमसे पूछा जाएगा बिंब योजना को समझाइए तो खाली बिंब के बारे में बात करनी है। पूछा जाएगा अलंकार सौंदर्य बताइए तो खाली अलंकार के बारे में बात करनी है। और पूछा जाए काव्य सौंदर्य बताइए तो सभी पॉइंट्स के बारे में कुछ कुछ हमको बात करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काव्य सौंदर्य। नेक्स्ट और अभ्यास हम बात करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।